रहा है गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। चुनाव की बड़ी और अलग सी मिजाज की खबरों के साथ आज मैं प्रस्तुत हूं जीएनटी के चुनाव स्पेशल शो वोट फॉर गुड में। यहां आपको चुनाव के मैदान की केवल अच्छी खबरें ही मिलेंगी, जिसमें सियासत के दांव पेच होंगे और चुनाव के अलग रंग भी देखने को मिलेंगे। आज बात होगी पंजाब में चल रहे कलह की, सिद्धू बनाम चन्नी की, साथ ही बात होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैले सियासी गर्मी की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सफर। तो पंजाब के सफर में पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरे को लेकर कांग्रेस में कलह लगातार गहराती जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने एक बार फिर से और एक तरह से बगावती तेवर छेड़ दिया है। लगातार चन्नी पर जबानी हमले कर रहे हैं, आलाकमान को चुनौती पेश कर रहे हैं। इसके उलट ही चरणजीत सिंह चन्नी यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रखे हुए हैं। चन्नी के कार्यकाल के ट्रेलर को बताने वाले सिद्धू लगता है अपनी पूरी फिल्म दिखाने की ताक पर बैठ चुके हैं। वो तो ट्रेलर चला सकता सी, उन्हें ट्रेलर चलाया। पंजाब में कैसी है नवजोत सिंह सिद्धू की पूरी फिल्म? ये तो वही जानते हैं, हमारे बॉस हैं, हमारे रहबर भी हैं और हमें दिशा देने वाले भी हैं। सेल्फ गोल दाग कर मैदान से बाहर होंगे या मिडफील्ड से अटैक करके पूरे मैदान पर कब्जा कर लेंगे? पंजाब में चन्नी बनाम सिद्धू की लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हमले पर हमले किए जा रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी चुप हैं। पंजाब में ये शोर बनाम चुप्पी की गर्मी बढ़ती जा रही है। अब तो यही लग रहा है कि पंजाब में कांग्रेस के लिए चुनाव जीतने से भी बड़ा सवाल हो गया है कि सूबे में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। काफी दिनों से हाईकमान की तरफ उम्मीद लगाए बैठे सिद्धू का धैर्य जवाब दे गया और इन्होंने एक तरह से बगावती सुर अपना लिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार आलाकमान को चेतावनी दे रहे हैं कि ताकत चन्नी के पास नहीं, इनके पास है। सीएम 60 एमएलए बनाएंगे। 60 एमएलए बनाने के लिए आपको एक एजेंडे की जरूरत है, एक रोड मैप की जरूरत है, विश्वसनीयता लेने के लिए, समझे नहीं? और उसके ऊपर काबिलियत की जरूरत है। काबिलियत सबसे बड़ी चीज है। करोड़ों घगुंचियां, घगुंची होती है टिड्डी, टिड्डी समझते हैं आप, वॉस्प, छोटे छोटे, करोड़ों घगुंचियां मिलके भी पर्वत को नहीं उठा सकी, लेकिन नारायण ने उंगली के ऊपर पर्वत उठा लिया था। सवाल काबिलियत का है, सवाल पंजाब को एक योग्य स्वामी देने का है। लोग बार बार पूछते हैं ये सिद्धूइज्म क्या है? पहले मन की बातों को अपने तेवर में कह जाना, फिर मौका देखते ही पुरानी पोजीशन में आ जाना, शायद यही सिद्धूइज्म है। सिद्धू को अच्छी तरह पता है कि कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए सर्वे कर रहा है, विधायकों, सांसदों और प्रत्याशियों से राय ले रहा है। फिर भी बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा जनता तय करेगी। लोगों की ताकत लोगों को मोड़ी जा सकती है। जिथे तक मेरा सवाल है, ये मैं नहीं तय करना मित्रा, ये तय नहीं तय करना। लोग किन्हू ईमानदार मानते हैं इस सवाल। ये तो सभी जानते हैं कि बार बार ईमानदारी शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। इशारा चन्नी के भतीजे की तरफ है, जिसे रेत खनन माफियाओं के साथ अवैध कमाई के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया है। इशारा उस रिश्तेदार की तरफ भी है जहां आईटी के छापे पड़े थे। सवाल यह है कि जो पंजाब मॉडल है वो ये नहीं कहता कि स्टेट का खजाना खाली है, भरना किवें? तो कोई माफिया उन्होंने नहीं भर सकता, जो माफिया दे लिप्त है वो नहीं भर सकता। ठीक है, कोई शराब बेचन वाला, कोई रेता चोर, कोई केबल चलाने वाला, ठीक है कि नहीं, और कोई वड्डे माफिए नाल वड्डी पद्धर दे उत्ते यारी पाउण वाला और 75-25 वाला वो नहीं सुधार सकेगा।
अब मामला बेहद करीब है। माना जा रहा है कि जल्दी हाईकमान पंजाब में पार्टी के चेहरे का ऐलान कर देगा। लेकिन किसे? एक तरफ सिद्धू हैं जो बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते, दूसरी तरफ चन्नी हैं जो चुपचाप काम करने में यकीन रखते हैं। सिद्धू पार्टी के लोकप्रिय चेहरे हैं तो चन्नी ने 111 दिन शासन करके नेतृत्व की क्षमता दिखाई है। सिद्धू आला कमान पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो चन्नी आला कमान के निर्देश पर काम कर रहे हैं। सिद्धू लगातार चन्नी की ईमानदारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो चन्नी रिश्तेदारों पर छापे के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एमएलए बनाए बिना चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, इसलिए हर बंदा जो देख रहा हूं आपाधापी में दनादन चीफ मिनिस्टर की रेस में लगा हुआ है। आई वांट टू बी चीफ मिनिस्टर। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पंजाब। दैट इज नॉट द केस। सिंपल सवाल यह है कि भाई बुनियादी तौर पे पंजाब की रेजरेक्शन कैसे होगी? सिद्धू के मुताबिक चन्नी की 111 दिन वाली सरकार एक ट्रेलर थी, अब अगली 5 साल वाली फिर उनकी हुई। मतलब साफ है ये अपने लिए चन्नी को रास्ता साफ करने के लिए कह रहे हैं। वो तो ट्रेलर चला सकता सी, उन्हें ट्रेलर चलाया। फिल्म देखो फिल्म किने चलानी है वो हाईकमांड तय करेगा ना बेटा, पर फिल्म बड़ी जबरदस्त होगी। सिद्धू की खास आदत है, वो जितना ज्यादा बोलते हैं उसका मतलब उससे भी ज्यादा होता है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में चन्नी ही आगे है। इसी वजह से सिद्धू अपने बयान और समर्थकों के जरिए मुख्यमंत्री फेस के लिए कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बनाते दिख रहे हैं। कैसे? खुद सुनिए। प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, भगत सिंह जैसे वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। मोहतरमा, जब तक तन में गरम लहू की एक बूंद भी बाकी है, पंजाब की सरजमीन को नीलाम नहीं होने देंगे। माफिया द्वारा। और बोल। अमृतसर से अर्शदीप कौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए यहाँ ये जो राजनीतिक समीकरण है ये समझने वाली है। जब कांग्रेस में कलह होगी तो विरोधी आखिर चुप कैसे बैठेंगे? एक तरफ कांग्रेस में मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर खींचतान मची है तो वहीं दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह ने आग में और लकड़ी डालते हुए तीसरा नाम भी उछाल दिया, सुनील जाखड़ का। हालांकि सुनील जाखड़ ने बहुत पहले अपना नाम मुख्यमंत्री की रेस से वापस ले लिया था, हमने खबर भी दिखाई थी। लेकिन अमरिंदर सिंह की इस हरकत ने पंजाब की राजनीति में एक नई सुगबुगाहट को जन्म दिया है। पंजाब के चुनावी रण के बीच सत्ताधारी दल कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री पद पर उम्मीदवारी को लेकर आमने सामने हैं। दोनों नेताओं पर कैप्टन अमरिंदर की गैर मौजूदगी में पार्टी को लगातार दूसरी बार चुनाव जिताने की जिम्मेदारी है। लेकिन चन्नी और सिद्धू पार्टी हित के बजाय व्यक्तिगत हितों पर जोर दे रहे हैं। उनके इस रवैये ने पंजाब में कांग्रेस के सेनापति रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी पंच बनने का मौका थमा दिया। एक अनार दो बीमार की इस कहानी में कैप्टन ने तीसरे बीमार का नाम उछाल दिया। अगर कोई जिसको बनना चाहिए और बिल्कुल उसको टोटल काबिल है, वो है सुनील जाखड़। मेरे साथ प्रेसिडेंट रहा है, मेरे साथ साथी रहा है। इसकी बड़ी पुरानी कांग्रेस के साथ इसका साथ है और ये पता नहीं चन्नी और ये कहां से आ जाते हैं। दिस इज द मैन। अगर किसी को बनाना है तो इसको बनाओ। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पंजाब के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य में पार्टी की कमान सुनील जाखड़ के ही हाथों में थी। मुख्यमंत्री पद पर से कैप्टन की विदाई के बाद वो भी इस कुर्सी के बड़े दावेदारों में शामिल थे। हालांकि तब कैप्टन की तरफ से संभावित चुनौतियों को कम करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने चरणजीत सिंह चन्नी को चुन लिया। हालांकि किसी तरह की गुटबाजी पर रोकथाम के लिए सुनील जाखड़ को डिप्टी सीएम बनने का ऑफर भी दिया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे कांग्रेस के बड़े हिंदू चेहरे सुनील जाखड़ प्रचार से भी दूर हैं। उनकी इस नाराजगी को भांपते हुए कैप्टन अमरिंदर ने उनके नाम को दोबारा उछाल दिया। बोथ आर द सेम, दोनों ही एक। सिद्धू भी वही है और चन्नी भी वही है। देयर इज नथिंग टू डिमांड। अगर मेरी बात कोई मानेगा पर नहीं मानेंगे
सुनील को बनाऊं। कैप्टन की तरफ से इस शगुफे को छोड़े जाने की सियासी वजह भी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सुनील जाखड़ बड़ा दावा करते दिख रहे हैं। उनके मुताबिक जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद नए सीएम के लिए कांग्रेस में वोटिंग हुई थी तो 79 विधायकों में से 42 ने उनके पक्ष में वोट किया था, जबकि चरणजीत सिंह चन्नी को सिर्फ 2 विधायकों का साथ मिला था। इसके बावजूद चन्नी सीएम बन बैठे। इस गल का मैं कोई गिला नहीं साहब भी मैनू 40 नहीं 42 MLA ने वोटा पाई सी दरअसल जेडे मैं तुहानू फैक्ट दस दिया। 42 वोटां सुनील नूं पईयां, 16 वोटां सुखजिंदर रंधावे नूं पईयां, 12 वोटां पईयां महाराणी परनीत कौर नूं, 6 वोटां पईयां नवजोत सिंह सिद्धू नूं, 2 वोटां पईयां चन्नी। देखो मैं मेरा एको ही गिला सीगा जो मैनू बुला के राहुल गांधी उन्होंने कहा सुनील तेनू डिप्टी चीफ बनाने बनता क्यों नहीं, मैं कहनी। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद सुनील जाखड़ ने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया है। अपनी दावेदारी पर चुप्पी साधते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए चरणजीत सिंह चन्नी का समर्थन कर दिया। आपको मलाल इस बात का नहीं होना चाहिए कि सुनील मुख्यमंत्री बना या नहीं बना। मुझे इस बात का मलाल नहीं है क्योंकि मैं तो उस रेस के लिए क्वालिफाई नहीं करता, मैं तो MLA भी नहीं था जब ये सारा प्रकरण हुआ है जिसमें चुना गया। मैं PCC प्रेसिडेंट भी नहीं था जब ये नए सिरे से वोटिंग नारी MLAs की हुई है। मेरे लिए तो एक बहुत बड़े फख्र की बात है, मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। रविवार को कांग्रेस की तरफ से पंजाब के लिए सीएम के चेहरे का ऐलान हो सकता है। इस मौके पर लुधियाना में राहुल गांधी के रहने की भी संभावना है। हालांकि कांग्रेस के लिए सीएम का चेहरा चुनने की राह इतनी आसान नहीं है, उसे फिर नवजोत सिंह सिद्धू की बगावत का डर सता रहा है। आम आदमी पार्टी की तर्ज पर कांग्रेस ने हाल ही में एक इंटरनल सर्वे करवाया है। माना जा रहा है कि सर्वे में चन्नी सबसे आगे है। शायद यही वजह है कि पिछली बार सीएम पद पर बैठने से चूके सिद्धू ने पहले ही तल्ख तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने तंज कसा कि मुख्यमंत्री रहते हुए चन्नी ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। मेरी गल नूं सुन, वो तो ट्रेलर चला सकता सी, उन्हें ट्रेलर चलाया। देखो फिल्म किने चलाउणी है वो हाईकमांड तय करेगा ना बेटा, पर फिल्म बड़ी जबरदस्त होएगी जे उस फिल्म दे विच एक एजेंडा होया और इस माफिया नूं खत्म करके पंजाब दे लोकां दे हक लोकां तक डबल ट्रिपल करके पहुंचाते। यानी सिद्धू ने इशारों में अवैध बालू खनन केस और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठा दिया। कांग्रेस हाईकमान को लगातार आंखें तरेर रहे सिद्धू पार्टी के लिए फिर सरदर्द बन सकते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरा नहीं बनाया गया तो उसे सीधे 32% दलित वोट बैंक का नुकसान हो सकता है। चन्नी को नहीं चुनने की वजह से दलित समुदाय के बीच गलत संदेश जाएगा। वहीं अगर नवजोत सिंह सिद्धू को नजरअंदाज किया जाता है तो पंजाब में पार्टी को जट सिख समुदाय की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, जो राज्य के कुल मतदाताओं में 19% की हिस्सेदारी रखते हैं। यही वजह है कि सिद्धू को छोड़ने पर 69 सीटों वाले सबसे बड़े मालवा क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि ये भी साफ है कि इस वक्त सिद्धू के लिए हाईकमान के फैसले के खिलाफ गुटबाजी को हवा दे पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि पार्टी ने ज्यादातर विधायकों और मंत्रियों को फिर से टिकट देकर चुनाव में उतार दिया है। ऐसे मौके पर सिद्धू के साथ उनके जाने की गुंजाइश कम ही है, लेकिन फिर भी चन्नी को कमजोर मुख्यमंत्री बता चुके सिद्धू अपनी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सत्येंद्र चौहान के साथ कमलजीत संधू, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, एक तरफ तो मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का चक्कर है तो वहीं दूसरी तरफ अमृतसर की पूर्वी सीट की जंग भी बरकरार है। अब इस समय नवजोत सिंह सिद्धू दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू मैदान में डटे हैं तो उन्हीं के चैलेंज पर कभी उनके दोस्त रहे अब सियासी दुश्मन बिक्रम सिंह मजीठिया चुनाव लड़ने आ गए और इस लड़ाई ने अब बेहद दिलचस्प मोड़ भी अपना लिया है, क्योंकि दोनों ही सियासी दुश्मनों की पत्नियों ने कॉन्फिडेंट हूं मैं क्योंकि शहर के लोग हैं। और अगर आप डाउन द लाइन ढाबों पे और बात करो लोकल लोगों से, मतलब कल जैसे सब्जी वाला मुझे कह रहा है कि मैम मैं घर घर पूछ रहा हूं तो सब कहते हैं हम सिद्धू के साथ हैं, चाहे झंडा डर के मारे लगा लें, पर्चियों से डर लगता है। और बेसिकली ये अकाली दल की सीट भी नहीं थी, बीजेपी की थी, तो उनका कई ऐसे वार्ड्स हैं जहां पे तो उनके बूथ्स भी नहीं है, तो बीजेपी कभी उनके लिए बूथ्स नहीं लगाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत बुरा हाल किया था। मैं भी बीजेपी में थी।
सीट से अलग सिद्धू की फिक्र सीएम की कुर्सी भी है, जिसे लेकर कांग्रेस की तरफ से ऐलान होना बाकी है। यही वजह है कि सिद्धू मुख्यमंत्री के चेहरे का सवाल एक अलग अंदाज में अभी भी पार्टी के नेताओं के सामने उठा रहे हैं। वो तो ट्रेलर चला सकता सी, उन्हें ट्रेलर चलाया। फिल्म देखो फिल्म किने चलाउणी है वो हाईकमांड तय करेगा ना बेटा, पर फिल्म बड़ी जबरदस्त होएगी जे उस फिल्म दे विच एक एजेंडा होया और इस माफिया नूं खत्म करके पंजाब दे लोकां दे हक लोकां तक डबल ट्रिपल करके पहुंचाते, सहूलतां लोकां नूं देतियां ते सूबा रहन जोगा रहेगा। नहीं तो मैं तेनों लिख के कह देना, असली चुनौतियां, असली चैलेंजेस मार्च तो बाद आएंगे। विक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी सीट अपनी पत्नी के नाम कर दी है, जो अपनी सियासी पारी की शुरुआत मजीठा सीट से कर रही है। उन्हें जो कुछ भी राजनीतिक तजुर्बा हासिल है वो अपने पति की बदौलत है। विक्रम जी की जो भी अभी तक उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है उसमें मैं उनके हमेशा साथ हूँ। जो भी वो लेते हैं, लेंगे, ली है, हम दोनों इकट्ठे हैं उसमें, और उसमें उनका भला है, मेरा भला है। वो कभी ऐसे कुछ नहीं करेंगे जिसमें हमारा भला नहीं हो। इस सीट पर अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है। पिछले 4 चुनावों के नतीजों की बात करें तो 2017 में कांग्रेस से नवजोत सिंह सिद्धू जीते, 2012 में भाजपा से नवजोत कौर जीती, 1972 में कांग्रेस से ज्ञानचंद खरबंदा जीती, 1967 में कांग्रेस से ज्ञानचंद खरबंदा जीती। इस सीट पर ज्यादातर समय भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। पहला चुनाव छोड़कर 3 चुनाव लगातार भारतीय जनसंघ की यहां जीत हो चुकी है। इस बार आम आदमी पार्टी की महिला प्रत्याशी 2 दिग्गजों के बीच अपनी किस्मत आजमा रही है। कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू, अकाली दल से विक्रम सिंह मजीठिया, आप जीवनजोत कौर। 20 फरवरी को अमृतसर पूर्व अपना नुमाइंदा चुन लेगा। ऐसे में देखना होगा कि सिद्धू का ओपन चैलेंज मजीठिया की किस्मत पर भारी पड़ेगा या फिर 2 दिग्गजों के झगड़े में जीवनजोत झाड़ू फेरने में कामयाब हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करेंगे मोहाली का, जो कि पंजाब की एक अहम सीट मानी जाती रही है। 3 सीटों की दावेदारी को लेकर चुनाव प्रचार का जो रफ्तार है वो तेजी पकड़ने लगा। अब इसी बीच जीएनटी की टीम ने मोहाली में महिलाओं की चौपाल लगाई, महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर बातचीत की हमारी टीम ने, और ये जानने की कोशिश भी की कि महिलाएं मोहाली की क्या सोचती हैं, उनके मुद्दों को चुनाव में कितना तूल मिल रहा है, क्या कुछ हो पाएगा। देखिए इस चुनावी चौपाल को। पंजाब के मोहाली में हैं हम, और यहाँ की महिलाएं क्या चाहती हैं अपनी आने वाली सरकारों से, क्योंकि इनको लेकर भी बहुत से लुभावने वादे किए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, और महिलाएं इसे लेकर क्या सोच रखती हैं उनसे बात करेंगे। औरतों को जितना प्रतिशत मिलना चाहिए था, हम आधी आबादी हैं तो आधी आबादी को आधी आबादी के हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारे हैं, तो उस पे क्या आपका मन क्या कहता है? मेरा मन ये कहता है कि लेडीज को भी पूरा 50% मिलना चाहिए। जैसे कि पहले इलेक्शन हुए हैं उसमें 50 वार्ड थे हमारे मोहाली के, जिसमें 25 लेडीज थी और 25 जेंट्स थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन इस बार तो बहुत कम है, तो लेडीज को भी बराबर मिलना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा नहल है और मैं अपने घर की होम मिनिस्टर हूँ। That's like my girl. We are proud of you. बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आप निभा रही हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसी जिम्मेदारी अपनी महिलाओं को दी नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। मैम ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं को आगे लेके नहीं आती। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाएं ही अपनी किचन से बाहर निकल के बाहर नहीं आना चाहती, और जो आना चाहती हैं बहुत सारी महिलाएं आप देखते होंगे कि बहुत सारे फील्ड्स में हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं आती। कहीं ना कहीं महिलाएं खुद वीक हैं, जो मेरा मानना है। पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन महिलाओं को उस हिसाब से उन पे भरोसा नहीं जताया गया एज ए कैंडिडेट। ऐसा तो नहीं है कि कार्यकर्ताओं की कमी होगी? नहीं, एक्चुअली ये चीज मैं थोड़े ते भी एक गल कर दी है, जो पहले आप ये चीज पहले करते शायद
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, है ना। चलिए, इन्होंने जिम्मेदारी मेरे पे डाल दी है कि मीडिया ने अगर इस बात पे पहले आवाज उठाई होती तो शायद कुछ बात बन जाती, है ना। पॉलिटिकल पार्टियां वादे करती हैं पैसे ले लो, पैसे देंगे महिलाओं को, तो क्या उससे आपको लगता है कि कुछ वर्ग ऐसे होंगे, हो सकता है उनको एम्पावरमेंट मिले, कुछ गरीब महिलाओं को उससे आर्थिक मदद महसूस होती होगी? पैसे तो नहीं मैम चाहिए हैगे, जिवें फैसिलिटी चाहिए, हॉस्पिटल स्कूल हो गए ते अपना मैडिकल इदा ना कुछ फ्री होवे या कुछ पैसे ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 1000 ਰੁਪਏ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਲਾਲਚ पैदा कर रहे हो। लालच देना चाह रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज, और लालच नहीं चाहिए, फ्री में कुछ नहीं चाहिए। मोहाली की महिलाएं कह रही हैं भाई हमें सशक्त कीजिए, हमें एजुकेट कीजिए, और हमें कमाना आता है, हम कर लेंगे। हम वेगली बात करते हैं कि विकास चाहिए, विकास चाहिए। एग्जैक्टली क्या चाहिए आपको अपने जो भी पार्टी चुन के आती है उससे क्या चाहिए, जो 6 महीने साल में उनका एजेंडा एजुकेशन को लेके होना चाहिए इम्प्लीमेंट? देखिए, हम यूजली देखते हैं पंजाब में वो आईटी, जैसे हम सोचते हैं कि आईटी में जो हमारा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो अभी के लिए करंटली हम देखें तो पंजाब में उतना नहीं है। उसके लिए हम आसपास जाने की कोशिश करते हैं, जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, आईटी वर्क में हैं, वो आप यूजली दिल्ली या गुड़गांव में शिफ्ट होते हैं। हाल ही में जो मेरे को लगता है, एक तो हायर एजुकेशन की कमी है। जो 10th तक के स्कूल्स हैं हमारे वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, लेकिन कोई गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा नहीं है। उसके लिए सबको चंडीगढ़ जाना पड़ता है, और जैसे चंडीगढ़ पीजीआई पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मोहाली में एक ही सिविल हॉस्पिटल है, उस सिविल हॉस्पिटल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मोटा मोटा सोच अगर सबकी देखें तो एजुकेशन और सब विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं। सबको सक्षम होना है, डिपेंडेंस नहीं चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी से, उनको कोई फ्रीबीज नहीं चाहिए है। अपने बच्चों को वो बाहर भेजने की समस्या को हल चाहती हैं, उससे बड़ी त्रस्त लग रही हैं सारी महिलाएं। और चलिए अब पंजाब के बाद बात करेंगे उस राज्य की जहां चुनावी सरगर्मियां इन राज्यों से कहीं ज्यादा है। बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान की करेंगे, जहां हर दल के बड़े चेहरे चुनावी प्रचार को अपनी अपनी धार दे रहे हैं। रोड शो से लेकर सड़कें भर गई हैं, वहीं वादों और दावों के शोर से गलियां गुंजायमान हैं। मंदिर में भीड़ लग रही है तो मस्जिद के सामने भी मजमा लगा हुआ है। अब इसी बीच सभी दलों के बीच जबानी जंग भी छिड़ चुकी है। प्रचार के मैदान से कुछ ऐसी ही दिलचस्प नजारों को समेटकर आपके सामने लाए हैं इस खास रिपोर्ट में। जैसे मेरे चुनाव में पहले आप लोग सभी लगकर के चुनाव जिताने में योगदान देते थे, ये पूरी जिम्मेदारी आप सब स्वयं निर्वहन कर रहे हैं। मैं पहले दिन से इस बात को देख रहा हूं। गोरखपुर में 3 मार्च को चुनाव है। अभी 1 महीने का वक्त बचा है, लेकिन समाजवादी पार्टी से मिल रही चुनौती के बीच योगी की कोशिश बीजेपी के इस किले को बचाने की है। हालांकि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी का ध्यान अभी पहले चरण की सीटों पर ही है। यही वजह रही कि उन्होंने आज अलीगढ़ में रोड शो किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ के बीच प्रियंका अपनी गाड़ी की छत पर जा बैठी, ताकि सड़क के किनारे खड़े आम लोगों को वो अभिवादन कर सके। अब इसे संयोग ही कहेंगे कि जब प्रियंका रोड शो के जरिए लोगों का समर्थन मांग रही थी, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अलीगढ़ में ही मौजूद थे। हालांकि उनके निशाने पर कांग्रेस नहीं, बल्कि बीजेपी रही है। उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव को संविधान और लोकतंत्र बचाने वाला चुनाव करार दे दिया है। जब से आरएलडी और समाजवादी संघ आए हैं, पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी के लिए
हमेशा हमेशा के लिए ताले लगाने का काम अगर कोई करेगा तो अलीगढ़ के लोग करेंगे। उनकी भाषा देखिए, आज उन्हें जवाब देना चाहिए अपने संकल्प पत्र पर जो उन्होंने 5 साल पहले जनता के बीच में रखा था। किसान की आय दोगुनी, लैपटॉप, टैबलेट और न जाने क्या क्या देंगे, डेटा देंगे, फ्री वाईफाई देंगे। लखनऊ में तो बड़े पैमाने पे लैपटॉप बढ़ गए, स्मार्टफोन बढ़ गए। बताओ अलीगढ़ के लोगों को कितना मिल गया। और मैं कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार के समय जितने काम हुए थे आज भी जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। 6 से 10 फरवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिन 58 सीटों पर मतदान होना है उसमें अलीगढ़ भी शामिल है। सहारनपुर में भी उसी दिन मतदान होना है, जहां पहुंचकर मायावती ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सरकारों पर सियासी हमला किया। उन्होंने दावा किया कि दोनों दलों के शासन में दलितों और मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ा है। पहले दौर की 58 सीटों में 54 सीटें बीजेपी के पास हैं। पश्चिमी यूपी की इन्हीं सीटों की वजह से बीजेपी पिछले चुनाव के बाकी चरणों में माहौल बनाने में कामयाब हुई थी। लेकिन इस बार किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी के लिए राह आसान नहीं। विपक्ष के लिए पहले चरण में कुछ खास होने के लिए नहीं, जबकि बीजेपी की सत्ता में वापसी का सारा दारोमदार टिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश के पहले चरण में मुजफ्फरनगर में मतदान होना है। कन्ना बेल्ट में आने वाले इस अहम सीट पर सबकी निगाह है। कई सवाल यहां भी बनते हैं। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी को कितनी सीटें यहां मिलेंगी? जाट फैक्टर के साथ कौन जाएगा? अब इन सब को लेकर मुजफ्फरनगर सदर सीट के प्रत्याशियों में जबानी जंग छिड़ी हुई है। आप भी देखिए जंग के तेवर आखिर कैसे दिखते हैं। आज मुजफ्फरनगर में सर्दी तो बहुत है, बरसात भी हुई है, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है। देखिए, योगी जी और यहाँ पे अमित शाह जी का भी कार्यक्रम लगा था, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे क्षेत्र से भारी हार उनकी होने जा रही है, तो इसलिए गर्मी उन्हें लग रही है। पर इतनी बारिश में भी यहाँ 100 कार्यकर्ता इकट्ठा है जी। ये गर्मी है, बाहर सर्दी है, ये गर्मी है कि 100 नौजवान, सब नौजवान है, सब नौजवान है, सब बिल्कुल तैयार है, रेडी टू वर्क। और जैसे ही जरा सा मौसम अनुकूल होता है सब लोग बाहर निकलेंगे। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस सियासत में गर्मी पैदा कर सकते हैं, जिनके सहारे आप वोटरों के पास जा रहे हैं, उन्हें बताने जा रहे हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी एक लंबी पारिवारिक विरासत है इस इलाके से। आपके पिताजी भी सियासत करते रहे हैं, यूपी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उनके बाद आपके भाई ने उनकी कमान को संभाला। अब ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर। हमारे विधानसभा में हमारे पिता स्वर्गीय चितरंजन स्वरूप जी ने अनगिनत विकास कार्य कराए। आप जनता में जाएंगे तो पूछ सकते हैं, लेकिन 6 साल से जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने एक भी विकास कार्य नहीं कराया। जनता में रोष है, इसी मुद्दों के आधार पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। कोई मुद्दे की जरूरत नहीं है, कोई मुद्दा जनता को बताना नहीं है, सबको सब पता है। मोदी जी ने क्या किया, योगी जी ने क्या, हमने क्या किया। मेरा नारा था 2016 में मैं उपचुनाव लड़ा, उपचुनाव जीता। 17 में दिन हो या रात कपिल देव आपके साथ। अपना जनप्रतिनिधि जनता को अपने पीछे है। ये लोग है ना, इनकी किसी शक्ल भी नहीं देखी। हम 24 घंटे रात को जागते हुए सोते हैं, जब सोते तो रात को जागते हुए सोते हैं। किसी का फोन आया तो कॉल अटेंड करते हैं, और सबके लिए 24 घंटे हम खड़े हैं। और जनता को बाकी सड़कें नालियां तो है ही, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जब उसको कभी जरूरत पड़े तो उनका जनप्रतिनिधि, उनका विधायक उनके साथ हो। और योगी जी कह रहे हैं कि हमारे जमाने में तो बिजली ही बिजली है। फ्री बिजली की भी बात हो रही है, 300 यूनिट मुफ्त देने की बात हो रही है। योगी जी हाफ बिजली बिल को हाफ कर रहे हैं। तो इस पूरे मसले को लेकर उनका कहना यह था कि बिजली आएगी नहीं तो दोगे कहां से। वो आप पर आरोप लगाते हैं, आप पिछली सरकार पर आरोप लगाते हैं। देखिए, योगी जी तो आरोप ही लगा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। हमारी घोषणा पत्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वायदा किया, तो अगले दिन ही उन्होंने आधी बिजली माफ करने का वायदा किया। तो चुनाव के वक्त हमारी घोषणा के बाद ही क्यों उन्होंने आधी बिजली दी?
हमने 18 घंटे बिजली हम किसान को दे रहे हैं। इसके अलावा 10 घंटे की बिजली अलग से फीडर रहा है, अलग से किसान को बिजली का फीडर दिया गया है और उसका पूरा पानी चल रहा है। दिन में जाता है प्रसन्नता के साथ, घर में आके शाम को रोटी खाता है और बच्चों के साथ आनंद करता है। ये हमने किसान को दिया है, इसे किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। कुछ लोग हैं, कुछ तो होंगे विपक्ष तो कुछ तो बोलेगा, उनके बाद बोला को बुंदा। कैराना पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये ऐसा नाम है जिसे सुनते ही लोगों को पिछला विधानसभा चुनाव काफी तेजी से याद आता है, लेकिन इस बार हालात बदले हुए दिखाई पड़ते हैं। इसे छोड़िए, कैराना के बारे में आपको बता दें एक खास बात। ये छोटा सा कस्बा अपने हुक्कों के लिए मशहूर है। आज आपको दिखाते हैं कि कैराना में कैसे तैयार होता है ये हुक्का और देश के सियासी चलचित्र में किस तरह ये हुक्का गाहे बगाहे सपोर्टिंग रोल अदा करता रहा है। शामली जिले का ये विधानसभा क्षेत्र पिछले कुछ सालों से अपने गुड़ और गन्ने से ज्यादा सियासी वर्चस्व की जंग के लिए सुर्खियों में रहा है। दो समुदायों के बीच यहाँ घनघोर राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने शामली का सियासी भूगोल बदल दिया है। छोटा लेकिन सियासी रूप से फुल ऑन एक्टिव। कैराना में अब की बार सियासी हवा की दिशा भांपने से पहले आपको लिए चलते हैं कैराना बाजार के उस हिस्से में जहां बनने वाले हुक्कों की चर्चा देश भर में होती है। खुद जाटलैंड से लेकर पंजाब के सुदूर गांवों और हरियाणा के चौपालों में जो हुक्का गुड़गुड़ाता है वो कैराना की बाजार में ही तैयार होता है। हम मौजूद हैं कैराना में, आए हैं सियासी मिजाज टटोलने के लिए, लेकिन इसी क्रम में इसी सिलसिले में कैराना का एक और रंग नजर आया, कैराना की एक और खासियत नजर आई और वो खासियत नजर आई इन हुक्कों की शक्ल में। जी हाँ, कैराना के हुक्के केवल आसपास ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी काफी मशहूर है। आपको बता दें कि जिस समय किसान आंदोलन चरम पर था उस समय हुक्कों की गड़गड़ाहट और चौधरियों के हुक्कों की गड़गड़ाहट सियासत में खूब सुनाई दे रही थी। हम जब यहाँ पर पहुंचे तो पता चला कि यहाँ पर हुक्कों का बड़ा काम होता है। कई दुकानें हैं यहाँ पर हुक्कों की इस मार्केट के अंदर जो हुक्कों को बनाती हैं, हुक्कों को बेचती हैं। इसके अलावा कई राज्यों में इन हुक्कों की सप्लाई होती है। हम आए हैं इस दुकान पर जो कैराना के मेन मार्केट में है। इसके अलावा और भी हुक्कों की यहाँ पर दुकानें हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर कब से ये काम हो रहा है यहाँ पर और कैराना के हुक्कों की ऐसी क्या खासियत है कि लोग यहाँ पर दूर दूर से हुक्के खरीदने के लिए आते हैं। कितना हुक्का यहाँ पे बनता है एक दिन में? हुक्का इसमें हम 10-15 पीस अपने रोज के बनाते हैं इसमें। इसी एक यहाँ 5-6 कारीगर है, इस किराने में सभी बनाते हैं हम, तो हमारे 10-15 पीस बने हैं, सब चले जाए रोज जी। तो यहाँ पर जो डिमांड है आपकी कहाँ होती है इसकी? चंडीगढ़, अम्बाड़ा, पानीपत, इधर सारे कुछ आते हैं हमारे यहाँ से। हरियाणा पंजाब में? हाँ, हरियाणा पंजाब सारे। और यहाँ पर एक दिन में कितने हुक्कों की बिक्री हो जाती है? हमारे 15-20 हुक्के हमारे बिहार में बिक जाए और फिर हम पुरानों की मरम्मत भी करें, सारे काम करें हम। ये जो हुक्के आप बना रहे हैं इसको बनाने में कितना समय लगता है? इसमें 2 घंटे लग जाते हैं। जो सिंपल बनता है, जो सिंपल हुक्का है, प्लेन हुक्का जैसे बोलते हैं। जी प्लेन, छोटा हुक्का। जी छोटा। और जो बड़ा हुक्का, डिजाइनदार हुक्का, ये सजावटी हुक्का जो बनता है इसमें कितना समय लगता है? इसमें पूरा दिन लगता है जी। कहाँ जाते हैं ये? तो हिंदुस्तान के कोने कोने तक जा जी, बहुत दूर दूर का आदमी आवे हैं यहाँ। और थारी राजधानी दिल्ली है। अब दिल्ली से एक बेचारा कम से कम 80 साल का आदमी और सिर्फ उसने आके यूँ कहा कि जी मुझे कारीगर नहीं पा गई दिल्ली में, वो यहाँ बंधवाने आया हुक्का खाली सोके गए। कैराना में फिलहाल इन हुक्कों की गर्माहट से ज्यादा सियासत गरमाई हुई है। आपको सुनाते हैं कि आखिर पहले चरण में वोट डालने से पहले क्या है कैराना के वोटर्स की राय। चर्चा के केंद्र में है इन हुक्कों को गुड़गुड़ाने वाले किसान भी और इन हुक्कों को गुड़गुड़ाने वाले चौधरी भी। हमारे साथ यहाँ पर कैराना के मुख्य बाजार में तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस समय इस सियासत के संग्राम में उनके जहन में क्या चल रहा है, वो कौन सी बातें हैं जिनके आधार पर वो वोट करने जा रहे हैं। क्या सोचते हैं आप, कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? मुद्दे हावी रहेंगे, शिक्षा का मुद्दा हावी रहेगा, बिजली का मुद्दा हावी रहेगा। यूनिट के रेट हरियाणा में इतने कम है, यहाँ इतने डबल हैं। ऊपर से किराने को जो है जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, ये मुद्दा हावी रहेगा। इसका जवाब जो है आने वाली 10 तारीख में जनता देगी। जिस तरह की किराने को बदनाम करा जा रहा, इसका जवाब जो है 10 तारीख में जनता दे देगी। और मुद्दा शिक्षा का है, बेरोजगारी का है। तेल देखो कहाँ चला गया, 200 रुपए पहुँचा दिया। दाल, हर चीज, पेट्रोल, डीजल
महंगाई की मार, जनता पे बुरा हाल है। महंगाई का जवाब जनता जो है 10 तारीख में देगी। चलिए ये बताइए, इन्होंने बिजली की बात की। बिजली तो अखिलेश कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री कर देंगे और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिजली हाफ कर दी है। इसको लेकर क्या लगता है आपको? बिजली मुद्दा है यहाँ पर? जी हाँ, बिजली मुद्दा है यहाँ पर। बिजली यहाँ पर बहुत कम आती है जी। मतलब यहाँ पर केबल की समस्या है बहुत ज्यादा है। केबल की समस्या है बहुत ज्यादा। लाइट की समस्या है। मतलब 16 घंटे आती है लाइट, और अगले सरकार में कम से कम 20 घंटे लेट आएगी। आप क्या कहते हैं इस सरकार के बारे में और इन चुनाव को लेकर? आप जब जाएंगे वोटिंग करने के लिए, आपके जहन में क्या मुद्दा अहम रहेगा? बस मुद्दा तो हम यही रहेगा कि जिस तरह का कराने का पलायन के मुद्दे पे बदनाम करने की कोशिश करी, इन सरकार के विपक्ष में बदनाम करेंगे। जिस तरह यहाँ मतलब कराने का पलायन बता, इन लोगों ने विकास की कोई बात नहीं करी। 5 साल में कोई नहीं, इन्होंने विकास नहीं करा। अब फिर पलायन वाले बात करें, जब भी कोई बात करें पलायन में बात करें, जबकि यहाँ विकास के मुद्दे में ये कुछ दे के जाएंगे, बाकी वो सिर्फ प्लान ही करके कुछ और कुछ खाए नहीं उन्होंने। आप क्या कहना चाहते हैं? बड़े होने के बाद भी आप बताइए, जब आप वोटिंग करने जाएंगे, आपके जहन में कौन से वो अहम काम होंगे, कौन सी वो अहम डिमांड्स होंगी जो आपके दिमाग में होंगी? विकास के काम होंगे जी। क्या विकास चाहते हैं आप? कौन से विकास के कौन से मुद्दे चाहते हैं? शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं? सब चीजें जो आप बता रहे, सब चीज चाहेंगे हम। विकास भी है, रोजगार भी है, महंगाई कम करानी भी है। विकास बाहर से मंगाई कोई चीज नहीं होती, वो जमीन पर ही जनता जनार्दन की उम्मीदों का रिजल्ट होती है। जितना अच्छा विकास उतनी अच्छी सरकार। तो अब की बार सियासी तौर पर कैराना में किसका विकास होगा, सुनिए। कई युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बारे में पूछते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर ये सिर्फ बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाती है और कुछ नहीं है इसके बस का। और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और महंगाई इस कदर होगी कि लोग सड़कों पे आ गए। हमारा तो कहना है कि अकेली सरकार ही सबसे बेहतर। विधायक जी, हमारे विधायक जी भी झूठे सच्चे आरोप लगा के वो जेल में जा रहा, उसमें मुकदमे लगा दिए। और पलायन का मुद्दा बताओ, पलायन कहाँ से हो गया? यहाँ तो लोग आगे बसे हैं। रुक जाए 1 मिनट। यहाँ तो हमारे विधायक जी ने एक कॉलोनी पूरी बसा रखी। झगड़े के बाद में, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद में एक कॉलोनी पूरी बसाने का काम करा विधायक जी ने। विकास का मुद्दा एक अहम मुद्दा है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महंगाई, बेरोजगारी भी मसला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिजली आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही है, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। तो यहाँ की जनता का, हमने जो मुख्य बाजार में जो कैराना का है वो मन टटोला, तो उनकी यहाँ की जनता का कहना यह है कि जब वो वोटिंग करने जाएंगे तो उनके जहन में तमाम सारे मुद्दे हावी रहेंगे। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ अनंत भट्ट, कैराना, गुड न्यूज टुडे। चुनावी सफर को पंजाब और उत्तर प्रदेश के बाद अब लिए चलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक विधानसभा सीट है, नाम है यमकेश्वर। यहाँ से खास बात जुड़ी हुई है, वो ये है कि इस सीट से पिछले 21 सालों से महिला विधायक जीत रही है। यहाँ महिलाओं का एक छत्र राज चलता है, लेकिन पूरे उत्तराखंड के लिए ऐसी बात नहीं कही जा सकती। यहाँ सियासी दलों को महिलाओं का वोट तो चाहिए, लेकिन टिकट देने में हर पार्टी कंजूसी करती रही है। देश की आबादी के प्रतिनिधित्व का मुद्दा बहुत पुराना है, हर चुनाव में उठता है, नारे गूंजते हैं और नतीजे के बाद सब शांत हो जाता है। लेकिन उत्तराखंड की एक सीट पर ऐसा नहीं होता। इस सीट की खासियत ये है कि 22 साल से इस सीट पर केवल और केवल महिला प्रत्याशी जीतती आ रही हैं। बात ये नहीं है कि किस दल ने टिकट दिया है, बात इलाके के लोगों की है जो महिला शक्ति पर ज्यादा भरोसा करते हैं। भाजपा की लहर आई थी तो भाजपा की लहर में महिलाएं जीती हैं, और पिछली बार 57 विधायक जब बीजेपी का आए तो वहां से भी महिला जीती है। क्योंकि उन्होंने 2-3 बार की विधायक रह चुकी, उनको जो है कि टिकट काटा, दूसरी में जो है कि नहीं उसको दिया, तो उस दृष्टि में लगता है कि महिला सीट हो गई है। लोगों को भी लगता है कि महिला सीट हो गई, क्योंकि लगातार 4 बार से जो है महिला वहां से प्रतिनिधित्व करती है। पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी यमकेश्वर से विधानसभा पहुंची थी। इस बार रेणु बिष्ट पर दांव आजमाया है। इतना संगठन जो मेरे को एक साथ मिल गया, तो आप इससे लगा सकते हैं कि वहाँ की फायदा ही मिला है।
और जीत होगी पक्का, वो भी बम्पर वोटों से। भाजपा का जो सोच है वो विमेन डेवलपमेंट के अलावा विमेन लेड डेवलपमेंट भी है। महिलाओं का विकास तो हो लेकिन उनको नेतृत्व भी दिया जाए। राजनीतिक दलों का अपना हिसाब किताब होता है जो बदलता रहता है, लेकिन यमकेश्वर इलाके के लोगों ने अपनी सोच आज तक नहीं बदली। लेकिन पूरे उत्तराखंड में ऐसी बात नहीं है। चुनाव जीतना तो दूर की बात है, सियासी दल तो टिकट देने से भी गुरेज करते हैं। प्रदेश में इस बार कुल 632 उम्मीदवारों में से 45 महिला उम्मीदवार हैं, यानी इस बार चुनाव में 14% महिलाएं मैदान में हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 45 महिलाएं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से मैदान में हैं, तो ऐसा नहीं है। राजनीतिक दलों ने सिर्फ 21 महिलाओं को मैदान में उतारा है। उत्तराखंड में कुल 45 महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी ने 8 महिलाओं को टिकट दिया है, कांग्रेस ने 5 महिलाओं को, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी 8 महिलाओं को टिकट दिया है। 24 महिलाएं या तो निर्दलीय हैं या दूसरी स्थानीय पार्टियों से चुनाव लड़ रही हैं। उत्तराखंड बनने के बाद 2002 का पहला विधानसभा चुनाव हो या फिर उसके बाद के चुनाव, महिलाओं की भागीदारी हमेशा गिनी चुनी ही रही है। 2002 में 72 महिलाएं मैदान में थीं, 2007 में 56, 2012 में 63, 2017 में 62 और 2022 में 45 महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। लेकिन उत्तराखंड में मतदान को लेकर महिलाओं की तेजी पुरुषों को भी फेल करती है। 2017 में 62.28% पुरुषों ने वोट किया था, तो वहीं महिलाओं की संख्या 69.34% थी। यही वजह है कि महिलाओं के इस वोटिंग पैटर्न ने दलों को मजबूर कर दिया कि वो महिलाओं के लिए वादों का पिटारा खोलें। कांग्रेस ने 40% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता देने का वादा किया है। आंगनबाड़ी में 150% वेतन वृद्धि की बात कही गई है। एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए का वादा किया गया है। राज्य परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की बात कही गई है। साफ है, सियासी दल महिलाओं को टिकट देने के लिए भले ही तैयार नहीं है, लेकिन महिलाओं का वोट उनको जरूर चाहिए। कोटद्वार से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो वोट फॉर गुड में आज के लिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे इसी समय इसी टाइम में कुछ और राजनीतिक हलचल और कहानियों को लेकर। तब तक बने रहिए, देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे।